हेलो बच्चों, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल एजुकेशन प्लस पे। तो आज जो होता है वही हिंदी पढ़ने वाले जिसके चैप्टर 2 है, जिसका नाम है विष के दांत, जिसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। आई थिंक नलिन विलोचन शर्मा, हाँ, नलिन विलोचन शर्मा जी इसके लेखक हैं। ठीक है, तो हम जो होता है वही चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं इसका। अपना हिंदी जो भी बुक है, इस फोटो को आप इग्नोर कर सकते हो। इसमें जो होता है मैं कार्टून जैसा देख रहा हूँ, तो इग्नोर इट एंड फोकस ऑन द चैप्टर मैन। ठीक है, तो वहाँ चलते हैं। ठीक है, इतना हो गया। और हम लोग का यार देखो, अभी जो भी कुछ मेहनत चल रहा है वो आप लोग की नहीं चल रहा है। आप लोग इन द सेंस कि आप लोगों को कोशिश करना है इस बार 90% से ज़्यादा लाने के लिए। अब की बार 90 पार। ठीक है, हम लोग का अभी नारा चल रहा है। ठीक है, आप सब सर लोग के मुंह से सुन रहे होगे। तो 90% से ज़्यादा लाना ही है। ठीक है, चाहे जैसे भी हो जाए। ठीक है, तो चलो अपने चैप्टर पे चलते हो, अच्छे से उसको पढ़ते, अच्छे से समझते, मजा ही आने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा, मतलब चैप्टर का नाम तो विष के दांत है। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, विष के दांत। इसके लेखक जो है, विष के दांत के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा का जहाँ 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बरघाट में होता, मतलब बिहार के थे, बिहारी थे। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, 18 फरवरी 1916 में ईस्वी में पटना के बरघाट में हुआ। वे जन्मजात भोजपुरी भाषी थे, मतलब भोजपुरिया जवान थे। ठीक है, वे जन्मजात क्या थे, भोजपुरी भाषी थे, भोजपुरी बोलते थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है, तो सबसे पहले इनके पिता का नाम क्या था, पंडित रामावतार शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम क्या था, पंडित रामावतार शर्मा, जो कि संस्कृत के प्रख्यात विद्वान। ठीक है, जो कि संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। ठीक है, इनके पिताजी। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकता है कि माता का नाम क्या था, रत्नावती शर्मा। नलिन शर्मा का जन्म सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या हुआ, जन्म हुआ इनका 18 फरवरी 1916 में पटना में हुआ, पटना के बरघाट में हुआ। ठीक है, यहाँ पर 2 3 4 ऑब्जेक्टिव आपका बन गया। और है कि वे जन्मजात भोजपुरी भाषा, जन्मजात कैसे मतलब कैसा भाषा बोलते थे, भोजपुरी बोलते थे। वे दर्शन और संस्कृत के, और इनके पिता का नाम रामावतार शर्मा था, और अपने पिता के जो होते हैं ज्येष्ठ पुत्र थे। और इनके पिता जो होते हैं वो संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे, प्रख्यात विद्वान थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा जानते थे संस्कृत में। ठीक है, और राम विलोचन शर्मा जी का जो माता जी थे, इनके माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। ठीक है, उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। व्यक्तित्व निर्माण इन द सेंस उनका जो भी नेचर था, जब भी वो बड़ा होता, जो भी उनका नेचर था, जैसा भी वो काम करते थे, जैसा भी वो दिखाते थे अपने आप को, उसमें जो होता है उनके पिताजी के पांडित्य, मतलब पांडित्य के साथ साथ, पांडित्य मतलब उनका जो पिताजी का गुण था वो, और उनका भी जो गुण था, उन दोनों का मतलब बहुत बड़ा भूमिका था। ठीक है, उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। उनका स्कूल कहाँ से, स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई, पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। ठीक है, तो यहाँ पे और भी ऑब्जेक्टिव बन चुका है कि नलिन विलोचन शर्मा ने अपना स्कूल कहाँ से कंप्लीट किया था, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। और उन्होंने अपना संस्कृत और हिंदी में एमए कहाँ से किया, तो पटना के विश्वविद्यालय से। पटना के कहाँ से, विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय से। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आर रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे। तो पढ़ने वढ़ने के बाद, एमए करने के बाद जो होता है पढ़ाने चले गए। तो कहाँ पे पढ़ाए, पहले तो दास जैन कॉलेज में पढ़ाए, इसके बाद आरा में पढ़े, इसके बाद रांची में पढ़ाए, रांची विश्वविद्यालय में। और लास्ट में जो होता है वो कहाँ पे आ गए, अपने पटना में, जहाँ से उन्होंने पढ़ाई किया था वहीं पे जो होगा को अपना प्रधानाध्यापक रहे। ठीक है, सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। ठीक है, तो नलिन विलोचन शर्मा जी जो थे वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब हुए, तो सन 1959 में। ठीक है, और कहाँ पे बने, तो पटना विश्वविद्यालय में बने। और मृत्यु परत मतलब मरते तक, मतलब जब तक वो जिंदा थे तब तक कहाँ पे थे, पटना विश्वविद्यालय। मतलब मरना थोड़ा सा गलत वर्ड यहाँ पे यूज होगा, सॉरी उसके लिए। जब तक वो पे जिंदा थे तब तक कहाँ पे मतलब पढ़ा रहे थे, विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय में। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु कभी 12 दिसंबर 1961 में इनकी मृत्यु हुई।
इस पद पर बने रहे। ठीक है, मतलब मरणोपरांत या मृत्यु तक जो थे पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन के रहे। ठीक है, हिंदी कविता के प्रवक्वाद प्रपघवात कुछ तो है यहाँ पे सॉरी, हिंदी कविता के प्रवक्ता और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचना इस प्रकार है। दृष्टिकोण मतलब इन्होंने जो था कुछ रचनाएं की, जैसे हम लोग ने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, तो उनके कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था, इनके भी कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, और यहाँ पे सारी चीजें आदि संपादित ग्रंथ है। ये जितने भी ग्रंथ यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये सारे जो जितने भी आपको पुस्तकें जो होता है किताब के नाम है, ठीक है, या ग्रंथ बोल सकते हैं उसको आप, तो ये जो होता है नलिन मीराचंद शर्मा जी ने के द्वारा लिखा गया है, और उनका जो होता है प्रमुख रचनाएं में से सारे रचनाएं आते हैं। तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हो कि उनकी रचनाएं में कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन मीराचंद शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिक के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन मीराचंद शर्मा की कविताओं से हुआ। प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन मीराचंद शर्मा की कविताओं से हुआ, उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिक के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचना में आधुनिक शैली के समर्थक थे। ठीक है, आलोचना में जो थे वो आधुनिक शैली के समर्थक थे। आधुनिक शैली के मतलब मॉडर्न युग के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा के आदि सभी अवसरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे, मतलब अच्छे लेखक थे। इन सब भाषा में जो था मतलब नलिन मीराचंद शर्मा जो थे अच्छे लेखक थे। वे प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। उन्हें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। देखो मैं यहाँ पे कहाँ का ऑब्जेक्टिव बनेगा वहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा कि यहाँ के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, वहाँ पे आप लोग ध्यान दे देना। बाकी क्योंकि देखो हर एक चैप्टर में सारी चीज़ें पढ़ना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, उतना ही पढ़ो जितना आपके एग्जाम में आ सकता है और जहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा कोई ध्यान देने वाला है नहीं। अब चलो आगे चलते हैं। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। संकेतात्मक मतलब डायरेक्शन बोल सकते हो आप। मतलब एक तरह से डायरेक्शन दिखाते हैं अपने भाषण से, आलोचना से। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों और नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। मतलब अपने कविताओं से, अपने कहानी से उन्होंने बहुत सारे पुराने शब्दों को नया जीवन दिया, उनको बोल के, उनको यूज करके एक नया जीवन दिया, साहित्य के पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। यह कहानी किसको उजागर करती है? मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय है। ठीक है, मतलब ठोस सामाजिक संदर्भ मतलब सामाजिक दृष्टि से इसको दिखाया गया, और मनोवैज्ञानिक मतलब प्रैक्टिकल भी आप समझ सकते हो, आशय भी है उसका। ठीक है, आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे कि एक श्रेणी उभरती है और अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय, ये जो होता है कहानी के अंदर के बारे में बात हो रही है। कहानी में जो होता है दो, यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, मेंबर्स समझ लो। कहानी के दो मेंबर्स हैं यहाँ पे, एक है हमारे यहाँ पे सेन साहब और एक है हमारे गिरधर। ठीक है, जो कि नौकरी पेशा है, मतलब नौकरी करते हैं। निम्न मध्य वर्गीय श्रेणी की व्यक्ति की श्रेणी है जो कि निम्न मध्य वर्गीय में आते हैं, जो अनेक तरह के थोपी गाय बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्ष। मतलब कितना भी बोल लो इनको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वे अपना काम करेंगे। मतलब वही है यार कि पहले होता नहीं था कि गुलाम है और राजा है, कितना भी बोल रहा है लेकिन गुलाम का क्या है, सुनेगा, मार खाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन बाद में अपना काम करेगा। ये इनका भी यहाँ पे
यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारते हुए सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण बानगी पेश करती है। मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि एक तरह से दो माइंडसेट को दिखाया गया है। एक है जो जातिवाद को मानते हैं, जो ऊंच नीच को मानते हैं, और एक है जो इन सभी चीज़ों को नहीं मानते हैं, जो चाहते हैं कि सारी चीज़ें खत्म हो जाए। यहाँ पे दो प्रकार के माइंडसेट के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब अपने चैप्टर में चलते हैं, जो कि चैप्टर का नाम है 20 के दांत, जिसके लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा जी। नलिनी विलोचन शर्मा जी जो होते हैं इसके लेखक है। ठीक है, अब इसमें आते हैं सेन साहब। सबसे पहले सेन साहब क्या है? पहले किरदार है इस कहानी के, इसको याद रखते हैं हम लोग। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। ठीक है, बरसाती में खड़ी है, बंगले के सामने बंगला है, बंगले के सामने एक मोटर कार है मतलब गाड़ी, और बरसाती मतलब समझ सकते हो बरसात हो रही है उसमें खड़ी है। काली चमकती हुई स्ट्रीमरलिंड, अभी क्या यार, कार का जो होता है कंपनी है स्ट्रीमरलिंड, या टाइप बोल सकते हैं। स्ट्रीमरलिंड एक कार है, वही कार जो होता है सेन साहब की स्ट्रीमरलिंड कार। और कैसी कार है? काली और चमकती काली कार है, और जो होता है बंगले के सामने खड़ी हुई है, बरसात में वैसे भीग रही है। जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए, मतलब बहुत अच्छी कार है। इसका मतलब है कि बहुत अच्छी कार है, बहुत तेज चलती है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब है सेन साहब को इस कार पर नाज है, उनको इस कार पर बहुत नाज था कि यार मैंने कार ले लिया। होता नहीं, कोई कार ले लिया, अरे यार हमारे पास तो ही कार है, क्या दिक्कत है, ऐसा कुछ इनके पास था। ठीक है, बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। अब उस समय 7,500 यार बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, आई थिंक अभी के हिसाब से अंदाज तो आई थिंक नहीं हो सकता, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा होता था। 7,500 में आई है उस समय। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर सामत ही समझो, क्लीनर और सोफर के सामत ही, मतलब एकदम चमकता रहना चाहिए। इनके कहने का मतलब है कि हमेशा पोछा मारते रहो, भले पोछा मारते मारते उसका कलर झड़ जाए, लेकिन ऐसे कलर नहीं झड़ना चाहिए। ठीक है, इनका मतलब ये है कि धब्बा उब्बा दिखना नहीं चाहिए, हमेशा पोछा मारते रहो, जब भी उसमें आके ऐसा देखें तो अपना चेहरा दिख जाए। ठीक है, हमारे जो थे सेन साहब का कहना था। और इसके लिए उन्होंने क्लीनर भी रखा था, और सोफर मतलब ड्राइवर बोल सकते हो, वो भी रखा था। तो ठीक है, मतलब कहीं धब्बा हुआ देगा तो इन लोगों की भाई सामत आ जाएगी, मतलब इन लोग को मार पड़ेगा। मेम साहब, मतलब ये सेन साहब के बीवी मेम साहब की तक ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। अब खोखा खोखी क्या है? इनके जो होते एक पुत्र थे, पुत्र, ठीक है, इनके बेटे थे। सबसे पहले इनके 5 लड़कियां थी और इनके एक बेटा था सेन साहब का, इनका नाम खोखा था। तो खोखा बहुत खचरा था, बहुत ज़्यादा खचरा था। तो पहले ही जो होता खोखा की माँ डर गई कि खोखा उसके सामने भटकना नहीं चाहिए, तो मार उड़ के शीशा फोड़ देगा। ठीक है, अब आते हैं कि लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है, बहुत सुशील है, मतलब एकदम बोलते हैं ना संस्कारी, उस टाइप की है। 5 ठहरी और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूर्त ही हैं, मतलब एकदम सुशील संस्कारी। इसको तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम नहीं करना है, पहले से डिसाइड है उनको क्या करना है, हंसना है कब कब नहीं हंसना है, कब खाना है कब नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें, मतलब एकदम पूरा रूल से चलना है कि इस रूल से हमको ये काम करना है। ठीक है, मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस तुमको ये चीज़ नहीं करना है, बात खत्म। ठीक है, और एकदम सुशील है, बस होता है ना यार क्या मान लेने वाला, बस वही है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है कि मैं जैसा बोलता हूँ वैसे हमारे बच्चियां करते हैं। उनके माता पिता को गर्व है इस बात का। वे किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती और खेलती भी नहीं। वाह,
लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है, ये भी सिखाया गया है कि ये बातें उनके सेहत के लिए जरूरी है, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें। मतलब शाम के वक्त थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं, काहे के लिए? इनको सिखाया गया है कि तुम्हारे सेहत के लिए जरूरी है, तो सीख लें। पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। मतलब ऐसे देखिए जैसे हम लोग हंसते नहीं है खिलखारी मार के, वैसे इनको कोई सुना नहीं है। जैसे मतलब समझ जाओ यार, अब कितना एक्टिंग करोगे, थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है तो मतलब ऐसे स्माइल देना कि हाँ ऐसे, लेकिन अच्छी से स्माइल देते थे, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। लेकिन खिलखारी मार के कोई सुना नहीं इनको हंसना। सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बनाया है, तुम लोगों के मारे में घर भी तो नहीं रह सकता। मतलब पड़ोसी हैं जो कि अपने बच्चों को बता रहे हैं कि एक सेन साहब के बच्चियां हैं और एक तुम लोग हो, तुम लोग का में गमला भी नहीं ला सकता, तुम लोग तोड़ दे रहे हो इसको। मतलब ये बता रहे हैं या ताना दे रहे हैं, जो कि गलत बात है। ठीक है। सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है खोखा, नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। मतलब ये लोग मान होता है ना यार कि अब पैसा वैसा है तो इनको लगता है कि हम बूढ़े ही नहीं होंगे, ऐसे ही रहेंगे हमेशा जवान, हमेशा ऐसे ही। ठीक है, इनका कहना है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, बूढ़ा तो होना ही है। तो वही इनके आंखों का तारा, राज दुलारा, बुढ़ापे का सहारा, हमारा खोखा। ठीक है, तो खोखा जो है इनकी आंखों का तारा था। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का, अरे यार कुछ दिख नहीं रहा भाई, एक मिनट रुकना। लगता है चश्मा लेना पड़ेगा ठीक है चलते हैं। लेकिन मानने लगने के बाद छोड़िए, हकीकत तो है कि खोखा का आविर्भाव जब जाकर हुआ था तब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। मतलब जब जन्म हुआ था इनका, खोखा जी का, हमारा जो खोखा जी थी, इनका जब जन्म हुआ था तब ना ही सेन साहब को कोई उम्मीद था, ना ही सेन साहब की पत्नी को, मैम साहब को, किसी को उम्मीद नहीं था कि हम एक और मतलब बच्चा हमारा हो सकता है। तो वहां पे जो होता है, हमारे खोखा जी ने जन्म लिया। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था भाई, अपवाद से चीज आ गए यहाँ पे। ठीक है, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। मतलब जाहिर सा बात है, अब अपवाद तरीका से इनका जन्म हुआ है तो घर में भी अपवाद तरीका, मतलब नियमों का अपवाद ही होंगे। मतलब कुछ रूल वूल मानेंगे नहीं, सब चीज को अपने अनुसार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, ऐसा कुछ इनका था। इस तरह मोटर का कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। अब इसलिए यहाँ पे बोला गया था कि खोखा खोखी को गाड़ी के पास फटकने न पाए, तो मार के तोड़ देगा गाड़ी, फिर काम खत्म हो जाएगा उसका, सब सेन साहब का चमक दमक निकल जाएगा। गाड़ी लेके जो खड़ा रखते हैं, अब बस खड़ा रखते हैं, चलाने वाला न है नहीं, गंदा हो जाएगा यही होता है भाई अमीर लोगों का। ठीक है, हमारे पास तो बस साइकिल है, अरे मस्त चलो जहाँ पे जाना है। ठीक है, चलो। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली, आरती, उनकी पांचों लड़कियों का नाम है। सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली और आरती। पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग। अब जाहिर सी बात है भाई, खोखा के लिए अलग होगा क्योंकि ये अपवाद तरीके से पैदा हुआ था, तो जाहिर सी बात है इसके लिए सब अलग ही होना चाहिए, क्योंकि घर का नियम ही मानने वाला था नहीं। ठीक है,
लेकिन हाँ, पांचों लड़कियां जैसे एकदम सही थी, सभ्य थी, सुशील थी, घर के सब नियम को मानती थी। उनके लिए अलग शिक्षा का निर्धारण किया गया था कि तुम्हारे लिए सिर्फ यही चीजें, तुम यही करो। हो सकता है खाना वाना बनाने का, कहने के लिए। देखो यार, पहले के जमाने में तो यही होता था, अब तुम लोग चाहे जो भी बोलो। वहां पे यार पहले के जमाने में यही होता है कि लड़कियों को पहले से ही बता दिया जाता था कि तुम शादी होने वाला है तुम्हारा, तुम खाना बनाओ, अच्छे से खाना बनाना सीख लो, और वहां पे जाकर अच्छे से खाना खिलाना, बस। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, इस पे बात नहीं करते, आगे चलते हैं। कहने के लिए तो सेन का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा था ना, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी उसे उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। इंजीनियर के जैसा ट्रेनिंग बचपन से ही जो होता है खोखा भाई साहब को दिया जा रहा था। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। अरे आप लोगों मूवी देखे होगे MBBS, अरे यार संजय दत्त की मूवी है मुन्ना भाई MBBS। उसमें जो सर्किट होता था लास्ट में क्या होता था कि वहाँ पे जो दो एक हमारे बूढ़ा बूढ़ी जो भी जो थे पति पत्नी, उसको उन सर्किट को गोद लेते थे। अब सर्किट को चेंज करते करते खुद ही चेंज हो गए। लास्ट में वहाँ पे दिखाया गया है सर्किट को चेंज करने आए थे लेकिन खुद ही चेंज हो गए सर्किट के जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि अब खोखा तो भाई क्या किया, घर का सब नियम ही बदल दिया, इसके अनुसार बदलना पड़ा घर का नियम, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है। हाँ, मतलब सेन साहब के दोस्त लोग आते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं, वो भी भड़कीले ड्राइंग, मतलब चारों तरफ ड्राइंग रूम लगा हुआ है, एकदम पूरा ड्राइंग चारों तरफ लगा हुआ है, इसमें आकर मस्त बैठे, चाय वाय चल रहा है मस्त एकदम, वहाँ पे बात चल रहा है। किसका लड़का निकल पड़ी कि किसका लड़का क्या करेगा, वहीं पे एक बात निकल पड़ी कि किसका लड़का क्या करेगा। तब तुरंत वहां पे सेन साहब कूद गए, ठीक है, वहां पे कूद गए एकदम। सबसे पहले तो मैं ही बोलूंगा। जब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं, वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरफ बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे साहब का कहना अपने दोस्तों के बीच, मतलब अपने तरह से उसको ट्रेन करना है, बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना है। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। अब देखिए ना, कौन सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, सेन साहब बोल रहे हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। किंडरगार्टन स्कूल का नाम क्या है? किंडरगार्टन, ठीक है, किंडरगार्टन स्कूल का नाम है। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री को 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे, इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोगों यही नहीं समझते। वाह, ये सेन साहब का ना था किंडरगार्टन स्कूल में। भाई अब स्कूल का नाम ही एकदम अजीब। किंडरगार्टन स्कूल में भेजने के अलावा ये बढ़ई को बुला के और इसको मिस्त्री का काम सिखा रहे हैं। बोल रहे कि हाथ जो होता है उसको पहचान लेगा औजार को, तो लौंडा हमारा इंजीनियर बन जाएगा। सही है भाई, सेन साहब का कहना है। एक दिन की बात है, हाँ वाक्य, कि ड्राइंग रूम में सेन साहब कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के मतलब पत्रकार थे और सेना के दूर के रिश्तेदार थे, सेन साहब के होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। कौन? सेन साहब के कोई एक दोस्त जो पत्रकार थे। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उससे कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले के पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते हैं, फिर सेन साहब वहाँ पर कूद गए। सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ।
और वे ही बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे। मैं तो बेटा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। पत्रकार महोदय चुप रह के मुस्कुराने लगे। अब वही होता है ना, मतलब ऐसे कहावत बोला गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। यहाँ पे चीज लागू होता है यार कि जिसके पास ज्ञान होता है वो शांत रहता है, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है कूदता रहता है। वही अधजल गगरी छलकत जाए, ये इनके साथ था, सेन साहब के साथ था। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, जो कुछ बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। मतलब सही है भाई। अब पहले बात तो बहुत ज्यादा होता नहीं कि अपना होता है, हाँ भाई हम जो हैं वो हम हैं, ठीक है। अब इनका जो था 180 डिग्री पे इनका थॉट था, जो भी इनके दोस्त थे, कि मेरा बच्चा एक जेंटलमैन बन जाए, बाकी जिसको जो बनना है बने, ठीक है। इनके बच्चे का मतलब इनका कहना था। लेकिन सेन साहब कहा था कि हम तो अपने बेटा को, हम तो अपने पोखा को इंजीनियर ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको लगा यार कि काहे कुछ गलत तो नहीं ना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बोले नहीं, ऐसा ही चुपचाप बोलते नहीं, मुंह ऐंठ के रह गए मतलब समझ रहे हो ना, वैसा ही कुछ। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा। सोफर मतलब ड्राइवर समझो, सोफर कौन है यहाँ पे, ड्राइवर है। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वो रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, सेन साहब बैठे थे अपने दोस्तों के साथ, फिर बाहर कुछ हल्ला हुआ, उसको सुनकर बाहर गए। तो फिर वहां पे देखे कि इनका जो ड्राइवर था, जिसको सोफर बोलते थे, तो सोफर जो होते कि औरत के साथ उलझ रहा है, और औरत के साथ जो होता है 5-6 साल का बच्चा भी है, और बच्चा जो होता है सोफर पे झपट्टा मार रहा है, ठीक है। मतलब उसको मारने के लिए ऐसे दौड़ रहा है। सेन साहब को देखा औरत सहम गई। अब इनका जो होता खौफ था, होता नहीं खौफ, इनका खौफ था वहां पे। तो सेन साहब को जैसे औरत देखी तो वहीं पे सिम के रह गए, मतलब शांत हो गए। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। अब जो 5-6 साल का लड़का था, उसका नाम था मदन, ठीक है। मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामोखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे ऊँटों को देखकर चुप रह गई। ऐसा कुछ तो देख के जो तो चुप रह गई, ठीक है। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वो फिर ऐसी हरकत ना करे। कौन बोल रहे हैं? सेन साहब बोल रहे हैं हमारे। थोड़ा सा एकदम लाउड आवाज में, ले जाओ मदन को, और बाद में देखना ऐसी हरकत ना करे। मदन की मां अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछते हुए चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? ठीक ऐसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उस हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, अब इसको समझते हैं। अब इसी वक्त क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, वहां मदन के घुटने से जो होता थोड़ा खून निकल रहा था, शायद ड्राइवर ने धकेल दिया होगा सोफर ने, ठीक है। लेकिन इस एक मामूली किराने के बेटा को सेन साहब के ड्राइवर को धक्का दे दिया
उसे चोट आ गई तो आखिर ऐसे कौन सी बात हो गई। मतलब ठीक है, उस समय से बड़ी बात नहीं होती थी, मार भी दिया एक तबर, हट हट, ऐसा कुछ था वहां पे। ठीक ऐसी वक्त मोटर के पीछे, हाँ इसी वक्त क्या मोटर के पीछे खटखट की आवाज है, उसी वक्त वहां पे क्या हुआ, सोफर भी दौड़ा, सोफर सोफर जो ड्राइवर दौड़ा वहां पे, और देख रहा है कि गाड़ी का जो होता है पीछे का एक सीधा चकनाचूर हो चुका है। तो चकनाचूर किसने किया, हमारे खोखा, खोखा शायद, हाँ खोखा ने किया, उनके सेन साहब के पुत्र ने, ठीक है, सेन साहब के राजकुमार ने चकनाचूर कर दिया। अब हमें सेन साहब का सुनो यार, सेन साहब का बहुत अजीब टाइप का यहाँ पे बयान निकल के आएगा, ठीक है। हो गया, सेन साहब ने अपने मित्रों को संबोधित करते हुए क्या देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया काशू, उसका नाम कासू था, ठीक है। तो खोखा का नाम क्या था, कासू, ये भी चीज ध्यान में रख लो। यहाँ पे यार एक चीज अजीब लगा कि हर एक चीज को अलग 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 करके दिया गया, अच्छा से नहीं पढ़ा होगा तो कहानी कुछ क्लियर ही नहीं होगा। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जे को में इसको अभी से ही दिलचस्पी है। मतलब शीशा फोड़ दिया, अब बच्चा है यार, अब उसको क्या मालूम है, वो तो मजाक में फोड़ देगा शीशा, ठीक है। अभी बोल रहे हैं कि उसको इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, शायद देखना चाहता था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। अब बताओ, अब बच्चा को क्या मालूम है कि यहाँ पे बत्ती है कि क्या है, उसको तो शीशा दिखा, उसको ऐसा टन टन किया तो लगा कि फोड़ दिया मार के कस के। अब इनको लग रहा है कि भाई इसमें इंजीनियर का भी अभी से ही छवि है, और जा रहा है देखने की बत्ती के अंदर आखिर है क्या। भाई उसको बत्ती मालूम तो चले कि यहाँ पे बत्ती है, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं सेन साहब यहाँ पे, ठीक है। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले, ठीक है। अब खोखा भाई साहब को जमीन पर रख दिया सेन साहब, अपने दोस्तों के साथ उनके कार की ओर चले। अब वहां पर भी कांड करके बैठा था इलोंडा, उन्होंने अपने मित्रों की भाव एक मिनट रुकना यार, पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो अभी होता भूख लग गया था, ठीक है, तो मेरे कैब से जो होता घर से लाए थे, तो ये खाया जा रहा है, मुझे भूख बहुत जोर से लगा। तो अब सेन साहब क्या किए, अपने दोस्तों के साथ चले उनकी कार की तरफ। उन्होंने अपने मित्रों के भाव देखे नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते हैं जिसमें शक्ति था, क्योंकि अलग ही ताव में थे। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे। मिस्टर सिंह कौन, वही जो अपने बेटों को बोल रहे थे कि हम मेरे मतलब अपने बच्चे को जेंटलमैन बनाएंगे, और बाकी वो जो भी बन जाए उसका मन। ठीक है, और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजे खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। अब यहाँ पे कांड हो चुका था, क्या हुआ अब आगे देखते हैं। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। अब यहाँ में जो है भाई हमारा खोखा जो है कांड कर चुका था, अपने गाड़ी का शीशा फोड़ा, उसके पहले जो था गाड़ी का जो टायर था उसको पंचर कर दिया था या हवा निकाल दिया था, उसका जो भी कुछ किया था ड्राइवर। अब हमारे सेन साहब बोल रहे, जरा दूसरे चक्कर को भी देख लो और पंप लेकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियां लॉन में लगवा दो, मतलब ऐसा बगीचा होगा, तब तक हम वहाँ
बैठते हैं, सॉरी। ड्राइवर ने एक कार का चक्कर लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की यह निकाली हुई थी। काम तो काशू बाबू का ही मालूम पड़ता है। काशू मतलब हमारे खोखा बाबू इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। ठीक है, सेन साहब और मिस्टर सिंह मतलब इनके मित्र थे मुखर्जी साहब, ठीक है। और सेन साहब मिस्टर सिंह लोन की कुर्सी पर बैठकर बातें कर रहे हैं। बातों के सिलसिलों में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हकीमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उनके इन हरकतों को देखकर तो यह मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। वाह, चक्का का अब हम लोग भी यार बचपन में ऐसा बैठते थे और मतलब हम मेरे इधर क्या आता है, एक चाचा है मेरे, तो ऐसे गाड़ी चलाते हैं। तो जब भी उनको गाड़ी आता था घर में रहते थे, अब मैं बच्चा था, अब कुछ बच्चा ही हूँ यार, तो उनका गाड़ी का हवा निकाल देता था। मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हो रही था, मतलब सही चलो देखते कुछ करके हो जाए। वहाँ पे तो मजा आता था कि अरे हवा निकालते हैं, चलो हवा निकलेगा मजा आएगा, उसका आवाज सुन के मजा आता था। वो यहाँ पे भी खोखा जो होता कर रहा है। लेकिन पिताश्री को लग रहा है कि मेरे बच्चे का जो है इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अब लौंडा को इंजीनियरिंग का मतलब मालूम नहीं है और इनके पिताजी बोल रहे हैं इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत न हो गया। सेन साहब अंदर लौटे तो कुछ तो लिखा हुआ यहाँ पे। मदन के पिता गिरधार को, जो उसकी फैक्ट्री में किरानी था और हाथे के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। मतलब सेन साहब ने क्या किया, तो मदन था जिससे मतलब वहाँ पे जो सेन साहब के ड्राइवर के साथ जो उलझा था, ठीक है, उसके पिताजी को बुलावाने का क्या सेन साहब ने आज्ञा दिया, ऑर्डर दिया। गिरधर लाल आया, मदन के पिता का नाम क्या था, गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाए खड़ा हो गया, जैसा होता था पहले खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठगी पहलाव आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मतलब ठीक है ठंडी बेलौस, मतलब वही आराम से समझा रहे थे उनको गिरधर को। देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत ऐसे, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वो अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मैंने सामने भी डरने के बदले उसकी और झपट रहा है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। गिरधर वहाँ पे कभी कभी जी बोल देता था, अच्छा हाँ जी मालिक, जी मालिक, जी मालिक, ऐसा कुछ। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी ही बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इनका कहना था गिरधर लाल को। गिरधर लाल कौन थे, हमारे मदन जी के पिताश्री थे। ठीक है, उस बार गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन ने चित्कार से सेनों का आरामदेह शहनगर घुस गया। अब आते ही मारना शुरू, एकदम चट 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 चट, मदन को एकदम गिराने लगे, पूरा मारने लगे हमारे गिरधर लाल। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही आवाज़ है, मदन की यही दवा है। ये मतलब हमारे सेन साहब बोल रहे हैं अपनी पत्नी से। ठीक है, मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए।
स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। यहाँ पे जो होता है इंग्लिश में लिखा गया है स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। ठीक है, माता सेन की नींद उचट गई थी, उचट मतलब खराब हो गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाई से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रहा था। मतलब मदन चिल्ला रहा तो उनसे ज्यादा इनको दिक्कत है, इनका पति बगल में बकबक कर रहा है, लेकिन बोल भी कैसे सकती थी। तो वो गुस्सा जो होता है कैसे मदन को उतार रही है अभी। हम सब डर डर के आगे जीते गए। ठीक है, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच पर मदन मतलब उन्होंने अपने गुस्सा जो था मदन को उतारा। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। ठीक है, एक कौन बोला? सेन साहब की पत्नी बोली। ठीक है, और सेन साहब की पत्नी का गुस्सा किस पे था? सेन साहब पे था। उनका नींद खराब हुआ था, नींद खराब चूंकि कहीं ना कहीं मदन की वजह से ही हुआ था, लेकिन उनसे ज्यादा दिक्कत था कि उनके सेन साहब थे बगल में बकबक बकबक कर रहे थे। अभी सेन साहब को तो बोल नहीं सकती थी डायरेक्ट, नहीं तो लग जाता। पहले के जमाने में लग जाता था भाई, अभी नहीं लगता है, पहले के जमाने में लग जाता था। ठीक है, तो ये जो होता है मदन को बोलने लगी, मदन कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, कमबख्त भिखमंगा कहेंगे, सब सारी चीजें बातें उन्होंने बोली। मदन का आर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सोने के शयनागर तक नहीं पहुंच सकते थे। ठीक है, मतलब रोना बंद हो गया था और ऐसे सिसक रहा था। मतलब समझ रहे हो यार, आप लोग मार खाए होगे तो समझ रहे होगे। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेडब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां दूर में मदन पड़ोसी के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। भाई बच्चा यार, तबीयत मचल जाएगी, लेकिन फिर भी हंस कौवे की जगात में शामिल होने के लिए लग गया। मतलब हंस किसको बोला गया यहाँ पे? खोखा को, और कौवा बोला गया यहाँ पे मदन को। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रौब के साथ कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। ऐसा कौन बोला? हमारा खोगा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। ऐसा ऑर्डर दे रहा है। भाई मदन तो ऐसे ही कल मार खाया था, उसका दिमाग ऐसे ही खराब था, अब यहाँ मार खाएगा। ठीक है, खोखा जो है बहुत मार खाएगा यहाँ पे। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में लेने के फायदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रजा प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कम मंजूर हो सकती थी। अब वैसे आके ऑर्डर दिया। अब मदन तो मार खाया था कहीं ना कहीं इसी के चलते, इसी के पापा जी के चलते, हमारे सेन साहब के चलते। अब ई अलग गुस्सा में था, वही आके अलग यहाँ पे रौब दिखा रहा है। अब भाई यहाँ पे दोनों में हुआ लड़ाई मस्त वाला। ठीक है, उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा यार लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा के मोटर पर बैठ। हमारे मदन बोल रहे हैं यहाँ पे। कासू तैस में आ गया। मतलब इनको लगा कैसा कैसे बोल दिया, ऐसा तो कभी कोई बोला नहीं हमको आज तक, जो भी मतलब हम ही सबको बोलते थे। वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल किसी उसे कुछ कह दे। उसने हाव देखे ना था, मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। अब बिना कुछ देखे ना इधर ना उधर देखे मदन को एक घूसा मार दिया भाई खोखा। अब मदन भी कहाँ रुकने वाला था, वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। अब होता नहीं कि दो कोई लड़ रहा है और इधर से बोले मार 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 ऐसा होता नहीं, ऐसा होने लगा। ठीक है, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की ठीक है, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की बंगले के पिल्ले और गली के कुत्तों की लड़ाई थी। बंगले के पिल्ले कौन थे यहाँ पे? खोखा। गली का कुत्ता कौन था? मदन। दोनों में लड़ाई हुआ। लड़ाई में जाहिर से बात है भाई, जो जमीन से जुड़ा होगा वो ज्यादा ताकतवर होगा। हमारा मदन जो था जमीन से जुड़ा हुआ था, खोखा तो भाई जमीन के ऊपर रहता था मतलब जमीन से उसको कोई मतलब नहीं था, इसलिए बोल रहा था जमीन से जुड़ कर रहो आप लोग। ठीक है, अब यहाँ में बहुत मार खाया खोखा।
अहाते में यही लड़ाई हुई रहती, अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। अहाते मतलब बंगले में या पापा के सामने, तो कासू शेर हुआ था क्योंकि मदन तो कुछ कर नहीं पाता। लेकिन वहां पे हुआ था जहाँ पे ना ही मदन को कोई रोक सकता था, ना ही इसको खोखा को कोई रोक सकता था। ठीक है, तो वहां से तो 1 मिनट बाद ही वो रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। अब भाई बहुत मार मारा यहाँ वहाँ पे मदन जो है इसको, ठीक है, भाग गया वहां से। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। अब यहाँ पे एक सुने होगा आप लोग कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। ठीक है, पर उसी हालत में पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, पर उसी हालत में झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ, उन्होंने न तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की मतलब मदन की, और ना ही अपने माता पिता के मालिक के लाडले की मदद की मतलब खोखा की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमत हुए, तितर बितर हो गए। मदन घर नहीं लौटा क्योंकि उसको मालूम था घर जाएंगे तो बहुत मार खाएंगे, क्योंकि इसके पहले वाला दिन बस जाके बहस किया था तो मार खाया था, पापा उसके आके मारे थे। अब तो भाई सीधे उसको मार दिया था। ठीक है, तो अब इसको तो और ज़्यादा डर था कि भाई अब तो घर जाऊंगा तो बहुत मार खाऊंगा। ठीक है, ठीक है, बच्चा है बेचारा, क्या करेगा, 5-6 साल का बच्चा है, खाना वाना तो खाएगा नहीं। रात को घर लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात है। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से बहुत बुरी होगी। मतलब हमारे यहाँ से बस बुरी बोलते लतखोर। ठीक है, इसके लिए मार खाना बहुत छोटी बात है मतलब, लेकिन आज इसको डर था कि आज कुछ ज्यादा मार पड़ने वाली है। लेकिन उपाय ही क्या था, वह पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान से के साथ भरपेट खाना खाया, फिर दरवाजे के साथ जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसके बाबू गरज तरज नहीं थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका। कौन, हमारा मदन जो था, मतलब घर में जो था इसके मम्मी पापा जब बात कर रहे थे, ठीक है, और जाकर कान लगा के सुन रहा था, तो इसकी मम्मी कुछ बोली इसके पापा से, मदन के पापा से, तो ये बात सुन नहीं पाया। लेकिन उससे पापा क्या बोल रहे हैं, तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह वापस दे लेना। मदन ने काम की कोई बात नहीं हो रही थी, उसकी सज़ा की तजवीज़ हो रही थी। ठीक है, मदन के काम में कोई बात नहीं रहती। ठीक है, तो सुनने की कोशिश भी करता वो। अब उसकी सज़ा के बारे में, उसकी सज़ा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। अब मदन यार खाना वाना खा लिया है, ठीक है, अब बात सुन रहा है और देख रहा है कि मेरे बारे में कुछ बात हो नहीं रहा है। अब इस सीधे जाके अब सोएगा, और छोड़ो यार, नहीं हो रहा था क्या करें, जाके सोते हैं, मार तो खाना ही है, ऐसा न वैसे। ऐसे जाके मतलब चला गया सोने, और दबे पाँव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला, तो अंधेरे में उसका पैर लग गया। अब अंधा था यार, वहाँ पे दबे दबे पाँव जा रहा है क्योंकि बचना है, कितना भी तो डर है ना यार पापा से। ठीक है, तो अंधेरा में क्या, तो उसके पाँव जो होते हैं लोटे से लग गया। या लोटे का ठन ठन आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में आज छाती को अपने हाथों से दबाकर खड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। ठीक है, गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए, मतलब डर लगा यार कि अब मारेंगे, दांत वो सब टाइट कर लिया अभी, क्योंकि गिरधर आ रहा है धीरे धीरे गिरधर बढ़ रहा है यहाँ पे, और मदन वहाँ पे ऐसे, ठीक है, बैठा हुआ है, खड़ा है,
अब धीरे धीरे मदन बढ़ रहे हैं, गिरधर बढ़ रहा है और इसका जो होता है एकदम अभी डर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सस्पेंस हुआ है। ठीक है, सस्पेंस मूवी होता है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वो ठिठक गया, मतलब और बहुत ज़्यादा डर गया यार। अब जाहिर सा बात है मार पड़ने वाला है, अब एक टावर लगेगा पापा के यहाँ से, तो समझ रहे हो ना भाई, हालत खराब हो जाता है यार। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल लट गया, उससे लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, गिरधर ने क्या किया, क्योंकि मदन को तो मालूम था कि मार खाने वाले हैं, लेकिन गिरधर ने यहाँ पे क्या किया, उसको मतलब हाथों से जो था उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था, अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा। उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा। एक तेरा बाप है और तू तो बे खोखा के दो दांत तोड़ डाले। हाँ 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 हाँ, अब बोल के हंसने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो था हमारा कहानी खत्म। तो कहानी में बहुत ही मज़ा आया यार पढ़ने में। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, नहीं मज़ा आया होगा तो फिर आप लोग ध्यान से पढ़ नहीं होगे, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया पढ़ के। लास्ट में क्या हुआ यार कि वही मतलब गोद में उठा लिया और बता रहा है कि मतलब ठीक है, एक मैं हूँ जो कुछ नहीं कर पाया, एक तू है जो तूने खोखा का दो दांत तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो था हमारी कहानी खत्म और गिरधर जो था हंसते हंसते कहानी खत्म कर चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे भाई कुछ क्वेश्चन है जिसका हम आंसर जो होता है आप लोगों को PDF बना के दे देंगे, तो इसका आप टेंशन मत लो, ये जो होता है आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, ठीक है यार, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। जाओ और पढ़ाई करो, यही तो करोगे और क्या करोगे। ठीक है, और खेलो कूदो यार, एंजॉय करो। ठीक है, चलो हमारा जो था चैप्टर सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। चलो ठीक है, बाय।